रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। सेकेंडरी बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 16 को आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है। तो 16 चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक्सरसाइज को पहले डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है वो। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। ये चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज है, जो आपने बुक्स में फॉलो करके आपने खुद भी इसको फिल करना है और समझने की कोशिश भी करनी है आया कि ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं, क्योंकि अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन इन स्टेटमेंट को लेकर बना लिए जाते हैं। एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही स्टेटमेंट अक्सर उठा ली जाती है, क्योंकि हमारी तवज्जो फिल इन द ब्लैंक्स पर नहीं होती, हम एमसीक्यूज़ को ही देखते हैं सिर्फ। इसलिए हम समझते हैं कि सवाल पता नहीं कहाँ से बना लिया गया है। तो जिस तरह आपने चैप्टर नंबर 15 को स्टेप बाय स्टेप लेक्चर वाइज सुना है, आप उसको साथ साथ ही तैयार करें। और इसी तरह जब चैप्टर नंबर 16 को हम स्टार्ट करेंगे, उसको भी साथ साथ ही स्टार्ट करें। अगर आप साथ साथ स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको जितना मर्जी अच्छा पढ़ाया हो, अगर आपने इसको बाद में कहीं जाकर याद किया तो फिर आपके जहन में कभी भी नहीं बैठेगी बात। जो फ्रेश चीज़ आपको याद हो जाएगी सुनने के बाद लेक्चर, वो बाद में याद नहीं होगी, और उसके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते जाएंगे। साथ साथ लेक्चर सुनते जाएंगे, साथ साथ याद करते जाएंगे, इस तरह आपके कॉन्सेप्ट बनते जाएंगे। इसलिए कोशिश किया करें कि जो आपको टॉपिक पढ़ाया जाए आप उसको याद करें उसी वक्त। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है में फिल इन द ब्लैंक्स है। स्पेस दी गई है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा। आपने स्टेटमेंट को पढ़ के थोड़ा सा जहन नशीन करना है। इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रेगुलेट इट्स फ्लूइड कंटेंट्स। अब आपने थोड़ा सा समझना है इसको कि ऐसी सलाहियत है जानदारों की कि वो रेगुलेट करते हैं अपने फ्लूइड कंटेंट्स को। दो बातें बताई गई हैं। सलाहियत ऑर्गेनिज्म की कि वो मेंटेन करें फ्लूइड कंटेंट्स के, साल्ट, वाटर। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, आपके जहन में फ़ौरन आ जाएगी बात कि फ्लूइड में साल्ट और वाटर को मेंटेन करने को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो इस तरह हमने एक ऑब्जेक्टिव को हल कर लिया। अगर हमसे ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता कि द ऑर्गेनिज्म विच हैव एबिलिटी टू रेगुलेट इट्स फ्लूइड कंटेंट्स आर कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेटर, ऑस्मोकॉन्फॉर्मर, ऑस्मोरेगुलेशन या थर्मोरेगुलेशन या होम्योस्टेसिस, इस तरह वो आपसे ऑब्जेक्टिव में पॉइंट्स बना देता, ऑप्शन दे देता चार। तो थोड़ा सा मुश्किल होता था, क्योंकि हमने ऑस्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन बेसिकली क्या पढ़ी, हमने पढ़ा था कि द मेंटेनेंस ऑफ साल्ट एंड वाटर इन द बॉडी। बात वही की गई है यहाँ पर, लेकिन थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। तो आपने इस पॉइंट को गौर से समझना है। दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स का, द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जहरीलापन। अमोनिया आप सब जानते हैं बहुत ही एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, और बॉडी के फ्लूइड में यानी कि ब्लड वगैरह में, टिश्यू में फ़ौरन हल हो जाता है। इसके जहरीलेपन को ख़त्म किया जाता है। टू स्पेस दी गई है, टू स्पेस रिक्वायर द प्रिकर्सर ऑफ द ऑर्निथीन। अब ये यूरिया साइकिल की बात की जा रही है कि हमने जहरीलेपन को ख़त्म करना है, जिसके लिए हमें चाहिए एक प्रिकर्सर ऑर्निथीन। अब हमने जहरीलेपन को जो अमोनिया की वजह से पैदा हो रहा है उसको किस में कन्वर्ट करना है, उसको हमने यूरिया में कन्वर्ट करना है। क्योंकि हमने प्रिकर्सर ऑर्निथिन का मतलब यूरिया साइकिल चलाना है, जो यूरिया साइकिल की वजह से हम क्या है अमोनिया को बॉडी से एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद नंबर थर्ड, तो इसी तरह ये बात पूछी जा सकती है, द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द अमोनिया टू रिक्वायर द प्रिकर्सर ऑफ द ऑर्निथिन। ऑप्शन दी जाती है यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिटिनिन, ट्राइमिथाइलामाइन, इस तरह आपको ऑप्शन दे दी जाती है। स्टेटमेंट यही उठा ली जाती है और आपको ऑप्शन, चार ऑप्शन दे दी जाती हैं। तो आपने इसको समझना है अच्छे तरीके से।
अब किडनी वाले पोर्शन से ये फिल इन दी ब्लैंक्स पूछी जा रही। इन किडनी नेफ्रॉन इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द नेटवर्क ऑफ द। अब जो आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा उसमें आपने प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स में देखा होगा कि वहाँ पर इंटरमिंगल हुई हुई हैं ब्लड कैपिलरीज, क्योंकि जो वैसा रेक्टा है वो लूप ऑफ हेनले में होता है। तो हम यहाँ पे ट्यूबुलर की बात कर रहे हैं, एसोसिएटेड क्लोजली एसोसिएटेड है, जो बिल्कुल शामिल हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के साथ, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं विद नेटवर्क ऑफ द पेरी ट्यूबुलर। तो यहाँ पर हम पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज की बात करेंगे। तो ये यहाँ पर ऑप्शन है, तो यही स्टेटमेंट उठाकर ऑप्शन 4 दे दी जाएंगी आपको। पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज, वैसा रेक्टा, इस तरह आपको एफरंट एटियोल्स या इफ्रंट एटियोल्स, ऐसे आपको मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शन दे दी जाएगी। अब ये इंसेक्ट से लिया गया है सवाल। इन इंसेक्ट्स सॉल्ट एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। अब देखा जाए तो इंसेक्ट में जो साल्ट और वाटर है वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है। अगर आप जहन में रखें थोड़ा सा, तो सबसे पहले जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी फोरगट होता है, फोरगट के बाद उनका मिडगट स्टार्ट होता है, मिडगट के बाद उनका हिंडगट स्टार्ट होता है, और एंड में क्या होता है, एक हिस्सा होता है हाइंड का जिसे हम रेक्टम कहते हैं। रेक्टम बेसिकली क्या करता है, वो रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। रीअब्जॉर्प्शन क्या करता है, वो साल्ट और वाटर को। क्यों? क्योंकि जो मिडगट है उसके साथ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लगी होती हैं जिन्हें हम मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से हमने बात पढ़ी भी थी, जिसे हम मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जो सिर्फ इंसेक्ट के अंदर होती है। यानी कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम एक साथ ही अटैच है। बाकी जानदारों में यानी कि वर्टिब्रेट्स के अंदर ऐसा नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है और यूरिनरी सिस्टम अलग है। तो यहाँ पर हम रीअब्जॉर्प्शन का जो अमल हो रहा है वो इंसेक्ट में रेक्टम के अंदर हो रहा है। तो बात ज़हन में रखिएगा, इसी तरह स्टेटमेंट लेकर ऑप्शन दे दी जाएगी। उसके बाद द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसे हम इन शॉर्ट ADH कहते हैं, एक्ट ऑन डैश टू प्रमोट रीअब्जॉर्प्शन वाटर इन द वर्टिब्रल। अब वर्टिब्रल नेफ्रॉन जैसे कि इंसान भी वर्टिब्रेट के अंदर आता है, ये ADH क्या करता है, एक्ट ऑन डैश, कहाँ पे एक्ट करेगा, टू प्रमोट के ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्प्शन की जाए। तो आप सब जानते हैं, हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स इसका आंसर आएगा, क्योंकि ADH जो होता है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में एक्ट करता है। जब जिसम में पानी की कमी हो रही होती है तो ADH को रिलीज़ किया जाता है, और ये पोस्टीरियर लूप रिलीज़ करती है, ये डायरेक्ट हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है, हमने पढ़ा भी हुआ है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल लास्ट पार्ट है नेफ्रॉन का, जो कि वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है। उसके बाद द नेफ्रॉन अरेंज अलोंग द बॉर्डर ऑफ द कॉर्टेक्स एंड द मेडुला। अब ये आप सब जानते हैं किडनी के 2 पार्ट्स हैं, जिसको हम बाहर वाले को कॉर्टेक्स और अंदर वाले को मेडुला कहते हैं। विद ट्यूबुलर सिस्टम लूप डीप इन द इनर मेडुला आर कॉल्ड। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जिस तरह ये बोमेन कैप्सूल है उसके साथ ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है, और उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स है। तो इस तरह ये वाला हिस्सा जो होता है ये कॉर्टेक्स के अंदर आता है, और जो बाकी हिस्सा जो लूप है उसे हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं, वो मेडुला में आता है। तो इस तरह ऐसा नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स के बॉर्डर पर भी हो और बाकी उसका हिस्सा मेडुला में हो, उसे हम क्या नाम देते हैं, जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं, जिसको हमने बहुत तफसील के साथ नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था। जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं, जो कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने में काम आता है। उसके बाद सेकेंड लास्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स है द नॉन सर्जिकल प्रोसीजर। अब ये किडनी प्रॉब्लम से सवाल आया है। द नॉन सर्जिकल, सर्जरी के बगैर ऐसा अमल जिसमें हम किडनी से स्टोन्स को रिमूव करते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं। सर्जरी के बगैर एक तरीकाकार है जिसे हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं। लिथो स्टोन्स को कहते हैं और ट्रिप्सी रिमूवल को कहते हैं, ब्रेक डाउन को कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, पेपर में अक्सर पूछी जाती है।
फिल इन द ब्लैंक्स है इज द होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट इन। अब होम्योस्टेटिक क्या होता है? होम्योस्टेसिस को कहते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने को कहते हैं। थर्मोस्टेट टेम्परेचर को यकसा रखने वाला, 37 पर रखने वाला। ह्यूमंस के अंदर क्या है? वो ब्रेन का एक पार्ट है जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। तो इस तरह ये हमारी जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट होती है। तो पेपर में मैंने आपको ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अक्सर चीज़ें जो होती हैं ये इसी में से फिल इन द ब्लैंक्स बन जाती है, क्योंकि हमारे सिलेबस में फिल इन द ब्लैंक्स तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव है फिल एमसीक्यूज़ के पॉइंट से। तो इसलिए हमने इसको भी देखना है कि ये बातें भी अक्सर स्टेटमेंट एमसीक्यूज़ के तौर पर बनाई जाती हैं और एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम ऑप्शनली सेकंड सवाल को देखते हैं। इन सर्कल द करेक्ट आंसर फॉर द फ्रॉम द मल्टीपल थ्योरीज चॉइसेस। सॉरी, अगर हमने इसमें से जवाब देना है, हमें मल्टीपल चॉइसेस दी जा रही है, हमने एक को चुनना है। पहला आपका एमसीक्यूज है, द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ द फ्लक्चुएशन इज द डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आप इन चीज़ों को करेंगे जब, तो आपके जहन में काफ़ी सवाल आएंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे, आपको पता भी चलता जाएगा ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। तो ऑब्जेक्टिव खुद हल करने की कोशिश करें। द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन, कि हमने अंदरूनी इन्वायरमेंट को बॉडी के बचाना है। जो चेंजेस आ रही हैं, फ्लक्चुएशन जो ख़तरात आ रहे हैं इज़ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, वो किस डेफिनेशन के अंदर आता है? ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन साल्ट और वाटर बैलेंस को कहते हैं। एक्सक्रीशन एलिमिनेट वेस्ट मेटाबोलाइट्स को कहते हैं। थर्मोरेगुलेशन टेम्परेचर को रेगुलेट करना एक नैरो रेंज तक, उसे कहते हैं। होम्योस्टेसिस, होम्यो सेम रखना इंटरनल इन्वायरमेंट को। तो ये तीनों बातें होम्योस्टेसिस से रिलेटेड है, तो हम इस तरह ऑप्शन जो है वो होम्योस्टेसिस को टिक करेंगे। उसके बाद द कैटेगरी ऑफ द प्लांट दैट हैज़ अडाप्टेशन ऑफ द स्मॉल एंड द थिक लीव्स टू लिमिट वाटर लॉस आर कॉल्ड। अब ये आपने जेन में रखना है। पौधे की 3 कैटेगरी आपने पढ़ी है, एक हाइड्रोफाइट, एक मीजोफाइट्स और एक जीरोफाइट्स। वो डिफरेंट हैबिटेट के लिहाज से बनाई गई हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी के लिहाज से बनाई गई हैं। अब यहाँ पर अडाप्टेशन पौधों ने क्या किया है, उन्होंने छोटे और सख्त पत्ते बना लिए ताकि वो पानी को खोने से बचा सकें। अब वो कौन से पौधे हैं? जिनके पत्तों का साइज भी छोटा है और वो सख्त भी हैं और पानी को लॉस होने से भी बचा रहे हैं। सबसे पहले हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट तो ऐसे पौधे हैं जो पानी की मौजूदगी में रहते हैं और यहाँ तो पानी लॉस करना इनके सबसे बड़ा यानी कि कह सकते हैं मकसद है। ये तो पानी को लॉस किए बगैर रह ही नहीं सकते, तो इसलिए ये तो ऑप्शन नहीं हो सकती। दूसरी ऑप्शन है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे बारिश ही नहीं होती, जहाँ पे पानी बहुत कम होता है। तो उन्होंने क्या अडॉप्टेशंस करनी है, पानी को बचाना है इन्होंने। मीजोफाइट मॉडरेट वाटर होता है, कभी बारिश ज़्यादा होती है कभी बारिश कम होती है, तो पानी को ये स्टोर कर लेते हैं जब बारिश नहीं होती। हाइग्रोफाइट्स, हाइग्रो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाइग्रोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो वेट जगह पर रहते हैं, वेट प्लेसेस में। यानी कि हाइड्रोफाइट्स और मीजोफाइट्स के दरमियान जो जगह होती है वहाँ पर ये रहते हैं, ना ज़्यादा पानी ना ज़्यादा खुश्की, तो नमी वाली जगह पर ये रहना पसंद करते हैं। तो इन सब में हमने एक बात पढ़ी है कि पानी लॉस होने से कौन बचा सकता है? वो जीरोफाइट्स ही बचा सकते हैं, क्योंकि जीरोफाइट खुश्की पर रहने वाले, जीरो का मतलब ही ड्राई है, ऐसे पौधे ड्राई कंडीशन में रहते हैं। तो उन्होंने स्मॉल थिक वैक्सी लेदरी स्ट्रक्चर क्यूटिकल बना लिया अपने में, जो पानी को लॉस होने से बचाते हैं। क्यूटिकल इसकी एग्जाम्पल है जिसको हमने तफसील से पढ़ा भी था। उसके बाद द इन्वायरमेंट वेयर द एनिमल प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन। अब ऐसा माहौल जहाँ पर जानवर जो होते हैं वो बड़ी मिकदार में, डाइल्यूटेड यूरिन का मतलब जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो, तो ये फ्रेश वाटर में हो सकता है। फ्रेश वाटर दरियाओं झीलों में ये काम हो सकता है कि वहाँ पानी ज़्यादा होता है, नमकियात कम होते हैं। तो वो कौन सा इन्वायरमेंट है? हाइपोटोनिक है, आइसोटोनिक है,
हाइपरटोनिक है या ट्रस्टियल है? ट्रस्टियल खुश्की को कहते हैं, खुश्की पर रहने वाले। अब यहाँ पर डाइल्यूटेड यूरिन जो है वो खुश्की पे तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि खुश्की पर तो इलाके चेंज होते हैं। जैसे डेजर्ट है वो भी खुश्की पर आता है, वहाँ तो पानी होता ही नहीं है, तो वहाँ तो कंसनट्रेटेड यूरिन पास होता है। तो हाइपरटोनिक फ्रेश वाटर को कहते हैं, आइसोटोनिक सेम इन्वायरमेंट को कहते हैं, और हाइपरटोनिक मैरीन इन्वायरमेंट को कहते हैं, जहाँ पे साल्ट ज़्यादा और पानी कम होता है। तो हाइपरटोनिक कंडीशन इसका जवाब है। हाइपरटोनिक के अंदर ये हो सकता है जहाँ पर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और साल्ट की कंसनट्रेशन कम होती है। प्रॉब्लम क्या होता है, वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालें, क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करना है, इसलिए वो पानी को बाहर निकालते हैं डाइल्यूटेड यूरिन बनाकर। तो ये हमारा फिल इन द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक एमसीक्यूज है। उसके बाद नंबर 4 है, प्लांट से लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एक्सक्रीटोफोर? एक्सक्रीटो का मतलब होता है, दो लफ्ज हैं, एक्सक्रीटो का मतलब होता है वेस्ट, फोर का मतलब रखना। पौधे का वो हिस्सा जो अपने वेस्ट को रखता है एक जगह पर और फिर बाहर फेंक देता है। कंट्रीब्यूटिंग मेनली इन द एलिमिनेशन द वेस्ट इन प्लांट, ये एक्सक्रीटोफोर मेन कंट्रीब्यूशन करता है वेस्ट को बाहर निकालने में प्लांट से। स्टेम तो एक ही होता है, अगर वही चला गया तो पौधा ख़त्म हो जाएगा। रूट ज़मीन के नीचे होती हैं, रूट्स अगर निकाल दी गई प्लांट से तो वो कभी भी जो होगा प्लांट्स सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। लीव्स, अब लीव्स एरियल पार्ट्स हैं, हवा में मौजूद हिस्सा है ये पत्ते झड़ते भी हैं, पत्ते आ भी जाते हैं। और फ्लावर का एक ख़ास सीज़न होता है जब फ्लावर्स आते हैं, और ये बेसिकली रिप्रोडक्शन में काम करते हैं। तो वेस्ट को कहाँ स्टोर किया जाए, तो सबसे बड़ी तादाद पौधे पर क्या है, वो लीव्स हैं। तो लीव्स को हम एक्सक्रीटोफोर कहते हैं, क्योंकि प्लांट्स अपने वेस्ट को लीव्स के अंदर स्टोर कर लेता है और फिर क्या करता है, इसको पत्तों को गिराता रहता है, क्योंकि पत्ते दोबारा नए आ जाते हैं। उसके बाद द एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट दैट रिक्वायर मिनिमम वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन रिक्वायर टू द अदर्स। अब जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, जिसे हम यूरिया कहते हैं, यूरिक एसिड कहते हैं, अमोनिया वगैरह कहते हैं, दैट रिक्वायर मिनिमम वाटर, जिसको पानी की बहुत ही कम मिकदार चाहिए फॉर एलिमिनेशन, निकालने के लिए, यानी कि ऐसा वेस्ट नाइट्रोजीनियस आपने निकालना है जिसमें वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम होनी चाहिए, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ये हमने देखना है। कंपेयर टू द यूरिया 50 ml पानी लेता है 1 ग्राम अमोनिया को यूरिया की शक्ल में निकालने के लिए। यूरिक एसिड 1 ml वाटर लेता है 1 ग्राम नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड निकालने के लिए। क्रिएटिनिन बहुत ही कम मिकदार है। उसके बाद जो है कि अमोनिया जो है बेसिकली ये 500 ml वाटर लेता है 1 ग्राम नाइट्रोजन को निकालने। तो हमने कहा एक्सीटिव प्रोडक्ट, तो हम यूरिक एसिड को क्या है वो हम तस्वर करेंगे, क्योंकि यूरिक एसिड जो है वो 1 ml वाटर रिक्वायर कर, सबसे कम जो है वो 1 ml वाटर यूरिक एसिड इस्तेमाल करता है। द ग्रुप्स ऑफ एनिमल हुज एक्सीटिव सिस्टम स्ट्रक्चरली एसोसिएटेड विद द न्यूट्रिटिव ट्रैक, ये आपको एमसीक्यूज मैंने पेपर में भी टेस्ट में भी दिया था कि ऐसा जानवरों का ग्रुप जिसका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो अटैच हुआ है उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, वो वर्टिब्रेट में ऐसा नहीं होता। इंसानों में यूरिनरी सिस्टम अलग है और एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसे हम कहते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम अलग रास्ता है। अर्थवर्म में मेटानेफ्रीडियम होता है, प्लेनेरियम में प्रोटोनेफ्रीडियम होता है, इंसेक्ट के अंदर होता है, जैसे हम ये फोरगट बना दें, उसके बाद मिडगट बना दें, उसके बाद हम हैंडगट बना दें और एंड में हम इसकी एनस बना दें। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है यहाँ पर, ये बेसिकली क्या है, इसे हम मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जो कि एक्सक्रीशन का काम कर रहे हैं और ये अटैच है किसके साथ, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच है। तो हम ऑप्शन क्या करेंगे, इंसेक्ट को करेंगे। उसके बाद एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर दैट डिलीवर यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। अब ऐसा स्ट्रक्चर बताएं जो डिलीवर करेगा, मुंतकिल करेगा पेशाब को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ, उसे हम क्या नाम देंगे। अब आप सब जानते हैं अगर हम किडनी को ऐसे ड्रॉ करें सरसरी से, तो यहाँ से एक नाली निकलेगी जिसे डक्ट कहते हैं,
वो आकर मसाने में ओपन हो जाएगी। तो जो यूरिन को किडनी से लेकर आ रही है ब्लेडर से, उसे हम क्या नाम देंगे? यूरेटर का नाम देंगे। अब ऑप्शन यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मसाने के बाद की बात है। पेल्विस वो जगह है किडनी में जहाँ पर पेशाब थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है। यूरेटर वो डक्ट है जो पेशाब को लेकर आ रही है मसाने में। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल नेफ्रॉन का पार्ट है। तो इसलिए हमने डिलीवर करना है यूरिन को किडनी टू यूरिनरी ब्लेडर, तो यूरेटर इसका आंसर है। उसके बाद मेटाबॉलिक वेस्ट, जो भी हम चीज़ें खाते हैं या हम ड्रग्स लेते हैं उसके वेस्ट होते हैं जो बॉडी के अंदर बनते हैं। वो वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट कैसे करना है? द मेटाबॉलिक वेस्ट डैट आर इंजेस्टेड इनटू द बॉडी एंड मस्ट बी रिमूव, उन्हें हमने रिमूव करना है, ज़रूरी है इनको रिमूव करना। हम वो पेस्टिसाइड की फॉर्म में भी हम सांस के ज़रिए अंदर लेके जा सकते हैं, वो ड्रग्स की शक्ल में भी हम अंदर लेके जा रहे हैं, वो फूड एडिटिव्स जैसे मसालेदार चीज़ें हम खा रहे हैं, ड्रिंक्स पी रहे हैं हम, तो उसमें केमिकल्स मौजूद हैं। ऑल ऑफ दीज, तो हम तमाम के वेस्ट को निकालेंगे तो ऑप्शनली हम ऑल ऑफ दीज पर टिक करेंगे। तमाम ये वेस्ट हैं, बेसिकली ये केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में वेस्ट बनेंगे जाकर। उसके बाद सेकंड लास्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अब ये नॉट लगा, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन एंडोथर्मिक नहीं है? एंडोथर्मिक कहते हैं गर्म खून वालों को, वार्म ब्लडेड को, जिसे हमने पढ़ा, जो क्या करते हैं हीट को प्रोड्यूस करवाते हैं मेटाबॉलिकली, हीट प्रोड्यूस मेटाबॉलिकली प्रोड्यूस करवाते हैं। अब बर्ड्स हीट को प्रोड्यूस करवाते हैं। एम्फीबियंस ज़्यादातर नमी वाली स्किन वाले होते हैं, नमी वाली जगहों पर रहते हैं, तो ये इन्वायरमेंट के साथ जाते हैं, इन्वायरमेंट के साथ अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। फ्लाइंग इंसेक्ट हैं और मैमल्स हैं। आप सब जानते हैं दो कैटेगरी बनाई गई थी प्लांट्स एनिमल्स की, एक पाकिलोथर्म्स और होमोथर्म, फिर उसको कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद फिर ये क्या किया गया था, फिर एक नई टर्म्स बनाई गई थी, एंडोथर्म, एक्टोथर्म और क्या बनाई गई थी, हेट्रोथर्म बनाई गई थी। तो बेसिकली जो एम्फीबियन है ये एक्टोथर्म्स के अंदर आता है, जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को, इन्वायरमेंट बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करवाता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिकली हीट प्रोड्यूस तो करवाते हैं लेकिन ये क्विकली लूज कर जाते हैं। और मैंने आपको पढ़ाया था कि ये हाइबरनेशन कर जाते हैं, सर्दियों की नींद कर जाते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं, छुप जाते हैं जगह पर जाकर, और जब तक मौसम फेवरेबल नहीं होता ये उसी जगह पर रहते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड लास्ट है। उसके बाद अब हमारे पास लास्ट एक एमसीक्यूज है। नेम द टाइप ऑफ अडॉप्टेशन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब शिवरिंग कहते हैं मसल्स इन्वॉल्व है इसके अंदर, कपकपी तारी होना। थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है हीट की प्रोडक्शन करना। अब आप हम बताएं कि जो मसल के ज़रिए हीट को प्रोड्यूस करवाना बॉडी में, वो कौन सी अडॉप्टेशन है? वो स्ट्रक्चरल है? स्ट्रक्चर तो नहीं है। स्ट्रक्चर में तो हमने पढ़ा था स्वेट ग्लैंड आ गए, पैंटिंग आ गया, तो ये स्ट्रक्चरल है। फिजियोलॉजी से निकला है लफ्ज़, जिसका मतलब होता है नॉर्मल फंक्शन, किसी भी ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने को कहते हैं, नॉर्मल फंक्शन की स्टडी को कहते हैं। बिहेवियर का मतलब ये था मजाज, रात को निकल आना, गर्मी कम है तो, गर्मी ज़्यादा है तो जानवरों का सन बास्क ले लेना बिहेवियर है, बिलों के अंदर घुस जाना जब गर्मी ज़्यादा है तो, या नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता। स्ट्रक्चर ये है नहीं, बिहेवियर मजाज ये है नहीं, तो ये फिजियोलॉजिकल है। ये स्ट्रक्चर जो है ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पर हीट को प्रोड्यूस करवाया जा रहा है मसल को शिवरिंग करके, तो इसलिए ये फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन आएगा। तो इस तरह ये आपने पढ़ना है अच्छे तरीके से। उसके बाद ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में आ जाते हैं, जो आपने देख लेने हैं। डिफरेंशिएटिव ऑस्मो कन्फॉर्मर, ऑस्मो रेगुलेटर एंड हाइड्रोबायोस, इस तरह मुख्तलिफ ये डेफिनेशनें हैं जो आपने छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको आपने पढ़ना है अच्छे तरीके से और समझना है इसका जवाब क्या है, जो मैंने आपको लेक्चर में बताया भी हो। ये लॉन्ग एक्सटेंसिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें अक्सर पूछ ली जाती हैं। अब मैं आपको एक पेज दिखाता हूँ जिसके अंदर मैंने 15 चैप्टर के फुल शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हुए पेज वाइज, यानी कि आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अब ये चैप्टर नंबर 15 है, होम्योस्टेसिस सेकेंड ईयर, उसके अंदर ये पेज वाइज शॉर्ट क्वेश्चन बताए गए हैं। जैसे डिफाइन फीडबैक सिस्टम, इसकी टाइप्स, ये आपके पेज नंबर 2 पे मिलेगा बुक के मुताबिक, और एम का मतलब है ये मिड में मिलेगा आपको, दरमियान में मिलेगा पेज के।
डिफाइन होम्योस्टेसिस, गिव इट सिग्निफिकेंस, ये आपको फर्स्ट पेज पे मिलेगा। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक आइसोटोनिक, ये आपको 3 पेज पर अबव ऊपर मिलेगा। तो इस तरह ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये पेज वाइज हैं सारे। तो ये तमाम पेज वाइज है जो आपके पेपर में भी आ रहे हैं, जो आप टेस्ट दे रहे हैं उसके अंदर भी आ रहे हैं। तो बेसिकली ये पेज वाइज शॉर्ट क्वेश्चन है जो पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड के लिहाज से बहुत अहमियत के हामिल है। तो इसलिए मैंने उसको पेज वाइज बना दिया है ताकि आपको आसानी हो, याद करने में भी और ढूंढने भी मसला ना हो, ताकि आपको पता भी चल जाए कि इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब बेसिकली जैसे हमने ये नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ा है, तो जक्स्टामेडुलरी और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या फ़र्क है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या होता है, एडीएच और एल्डोस्टेरोन का रोल क्या होता है, हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर ऑक्सलयूरिया क्या होता है, लिथोट्रिप्सी क्या होता है, रीनल फेलियर क्या होता है, यूरीमिया क्या होता है, डायलिसिस क्या होता है, हीमो और पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या फ़र्क होता है, हीट शॉक प्रोटीन क्या है, अडॉप्टेशन प्लांट ने हाई और लो टेम्परेचर पे क्या अडॉप्टेशन की है, पॉकेलोथम्स होमोथम्स क्या है। तो यानी कि ये पेज वाइज हैं। तो आप इसको फॉलो करें कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं उसको देखें। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में बहुत दफ़ा आ चुके हैं। तो ये पेज वाइज मैंने आपको बनाकर दे दिए हैं। और इस तरह हम हर चैप्टर वाइज, क्योंकि मेरे पास फुल बुक के बने हुए हैं, तो इस तरह जो जो चैप्टर हम पढ़ते जाएंगे साथ साथ आपको वो मैं बताता जाऊंगा। इसके बाद हम छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं चैप्टर नंबर 16 में, जिससे हम लेक्चर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। स्पोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर का नेम है। बेसिकली ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है और काफ़ी कंसेप्चुअल भी है। कुछ पार्ट इसका बहुत ही ईजी है। बेसिकली ये जो स्पोर्ट एंड मूवमेंट है, ये छोटे छोटे 4 चैप्टरों को जोड़ दिया गया है। अब छोटे छोटे 4 चैप्टर कैसे, जैसे स्पोर्ट इन प्लांट्स, मूवमेंट इन प्लांट्स, स्पोर्ट इन एनिमल्स, मूवमेंट इन एनिमल्स। तो इस तरह छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिनको जोड़ दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर हम स्पोर्ट्स इन प्लांट को तफसील से सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। स्पोर्ट क्या होती है? स्पोर्ट बेसिकली सहारा देने को कहते हैं। स्पोर्ट असिस्ट ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू सर्टेन स्टिमुला। स्टिमुला कहते हैं चेंज। स्पोर्ट मदद करती है जानवरों की या जानदारों की, पौधों की भी, कि वो रिस्पॉन्ड करें किसको, सर्टेन स्टिमुला चेंज को। जैसे पौधे हैं, पौधे का तना क्या काम करता है, हवा पौधों को गिराने की कोशिश करती है, झटका लगाती है हवा ताकि पौधा गिर जाए, लेकिन तना सपोर्ट देता है उसको एक ही जगह पर खड़े रखता है। इंसान जानवरों को देख लें, बोन्स अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करवाती हैं और बोन्स सहारा देती हैं उसको चलने में, मूवमेंट करने में मदद देती हैं जानवरों को। तो ये थोड़े से स्पोर्ट के बारे में हो गया। अब मूवमेंट क्या चीज़ होती है? मूवमेंट का मतलब होता है कि एक तो अपने पोस्चर को चेंज करना और पोजीशन को चेंज करना। अब ये थोड़ी सी बात मैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये क्या है, यहाँ पर आप बताइए कि चेंज ऑफ द पोस्चर्स। अब रुख चेंज करे, जैसे अगर मैं बैठा हूँ तो मैं खड़ा हो जाऊँ, अगर मैं बैठा हूँ तो मैं लेट जाऊँ, अगर मैं खड़ा हूँ तो मैं बैठ जाऊँ। ये मैंने पोस्चर को चेंज किया बेसिकली। ये पौधे भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। ऑफ द पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है, द चेंज ऑफ द पोस्चर्स एंड चेंज इन द ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब देखें, पौधे अपने रुख को चेंज करते हैं। जैसे सूरजमुखी का फूल है, वो बेसिकली अपने सूरज के पोजीशन के लिहाज से अपने रुख को चेंज करता रहता है। लेकिन पोजीशन के लिहाज से चेंज इन पोजीशन, पोस्चर तो समझ आ गई, लेकिन पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ये सिर्फ एनिमल की करैक्टर है। ये ध्यान में रखें, जिसे हम लोकोमोशन कहते हैं। लोकोमोशन का मतलब ये होता है जैसे जानवर एक जगह से दूसरी जगह मूव करके चले जाते हैं, लोकेशन चेंज कर दी। जैसे आप एक कमरे से निकल कर दूसरे कमरे में चले गए, तो ये पोजीशन चेंज की है आपने अपनी। तो पौधा ऐसे नहीं कर सकता कि पौधे घर में लगा हो और सुबह उठे तो हम बाहर सड़क पे जाके लग गया हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो बेसिकली ये जो टर्म है ये बेसिकली एनिमल्स के लिए है, और चेंज ऑफ पोस्चर जो है वो बेसिकली प्लांट के लिए भी है। अब उसके बाद एनिमल और प्लांट में मेजर डिफरेंस देख लेते हैं। द मेजर डिफरेंस बिटवीन द एनिमल और प्लांट्स इज दैट एनिमल्स आर मोटाइल होते हैं। पौधों और जानवरों में फ़र्क यही है कि पौधे जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं
और एनिमल जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, यानी कि लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, जबकि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं करते। प्लांट्स एंड एनिमल्स शो अ वैरायटी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल एक्टिविटी। प्लांट्स और एनिमल में बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की फिजिकली जिस्मानी तौर पर और केमिकली एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, या केमिकली तौर पर एक्टिविटीज़ के अंदर होते, वो हम आने वाले टॉपिक में साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। अब स्पोर्ट एंड मूवमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? नीड फॉर मूवमेंट एंड प्लांट, ज़रूरत क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज़ है, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। बोथ प्लांट्स एनिमल नीड सपोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी। देखें, दोनों पौधे और जानवर, इनको ज़रूरत है अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करने की, क्योंकि ज़मीन अपनी तरफ खींचती है हर चीज़ को, तो हमने ज़मीन के ऑपोजिट मूव करवाना है। दरख्त भी ज़मीन के ऑपोजिट है, पौधे भी ज़मीन के ऑपोजिट है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मदद कर रही हैं, ज़रूरत है सपोर्ट एंड मूवमेंट की? प्लांट्स के अंदर कोलन कैमेटस सेल, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, गिव सपोर्ट टू द बेबी प्लांट। जो छोटा प्लांट होता है उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सहारा प्रोवाइड करता है कि वो हवा या कोई और चीज़ को डैमेज ना कर जाए। तो कोलन कैमेटस सेल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी चीज़ को सपोर्ट देनी है तो उसका सख्त होना भी ज़रूरी है। जैसे अगर हम एक लेंटर डालते हैं तो अगर वो दीवारें कमज़ोर हैं तो वो लेंटर कभी भी कामयाब नहीं होगा, तो इसलिए पहले दीवारों का मजबूत होना ज़रूरी है। तो हार्डनिंग स्ट्रक्चर जितना होगा वो सपोर्ट का काम आएगा। जिस तरह एनिमल्स में अभी डिस्कस कर लेते हैं हम। अब ये बेबी प्लांट में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोलन कैमेटस सेल बेबी प्लांट में है, ये एमसीक्यूज आता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जबकि सक्लेरन कैमेटस सेल सपोर्ट देता है अडल्ट प्लांट्स को, अडल्ट प्लांट को ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये तो हो गया प्लांट्स के बारे में, और आखिरी बात हम पढ़ लेते हैं एनिमल्स मसल्स के बारे में, कि एनिमल्स में मसल्स, कार्टिलेज, ये सॉफ्ट बोन होती है जिसे हम आने वाले टॉपिक में ही पढ़ेंगे। बोन्स प्रोवाइड सपोर्ट, वो बेसिकली सपोर्ट को प्रोवाइड करते हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करवाते हैं। दी स्ट्रक्चर इनेबल एनिमल्स, ये तीनों स्ट्रक्चर इस काबिल बना देते हैं एनिमल्स को टू मूव टुवर्ड फूड, क्योंकि बोन्स ने एक तो सहारा देना है और मसल के साथ मिलकर मूवमेंट करवानी है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर क्यों बनाए गए? इसलिए ताकि वो खुराक की तरफ मूव करे। जैसे जानवर अपनी खुराक की तरफ उड़ के जाते हैं, भाग के जाते हैं, मूव कर जाते हैं। अवे फ्रॉम डेंजर, या कोई ख़तरा है तो वहाँ से भाग जाते हैं, या शेल्टर, या अपने घरों में वापस चले जाते हैं। तो एनिमल्स में ये तीन चीज़ें हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, और प्लांट्स में दो चीज़ें हैं। फर्दर भी हम आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्पोर्ट इन प्लांट्स। पहले प्लांट्स को पढ़ेंगे, फिर मूवमेंट प्लांट्स पढ़ेंगे, फिर स्पोर्ट इन एनिमल्स, और फिर मूवमेंट इन एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है 16 चैप्टर का। सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन, 2 पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन हमने प्रोवाइड किया, और इसके साथ हमने एक्सरसाइज 15 चैप्टर की तफसील के साथ हमने डिस्कस की है। तो अब तक के लिए इतने ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।